मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम कर रहे थे उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल की चर्चा। छठवीं काल की चर्चा कर रहे थे। छठवीं काल में नरक और तिर्यंच गति से आए हुए जीव ही जन्म लेते हैं। छठवीं काल में कौन जन्म लेगा? जो धर्मात्मा जीव है, संयमी है, व्रती है, वो तो छठवीं काल में जन्म नहीं लेंगे। लेकिन जो नरक से आए हुए जीव है या तिर्यंच मर करके यहाँ पे जन्म लेते हैं। छठवीं काल के अंत में जब 49 दिन कम 21,000 वर्ष बीत जाएगा, तब जंतुओं को भयदायक 49 दिन तक घोर प्रलय होगा। क्या होगा? घोर प्रलय। और प्रलय का क्या, कैसा, किस तरह का प्रलय होगा? क्योंकि ये तो दुखमा दुखमा काल है। और दुखमा दुखमा काल के 49 दिन जब शेष रह जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रलय आएगा। और उस समय क्या क्या होगा पता है? पर्वत, शिला आदि को चूर्ण कर देने वाली, जो पर्वत कितने कठोर रहते हैं, शिला कितनी चट्टान मजबूत होती है, उनको चूर देने वाली 7 दिन तक लगातार वायु चलेगी। ऐसी हवा चलेगी कि जो पर्वत तक को चूर डाले। वृक्ष, पेड़ पौधे पर्वतों के भंग होने से मनुष्य और तिर्यंच वस्त्र व स्थान की अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकार से विलाप करेंगे। सब रोएंगे, दुख होंगे, विलाप करेंगे प्रलय काल की जो आंधी चलेगी उससे। और सब अलग अलग संख्यात और संपूर्ण 72 युगल, कितने? 72 युगल गंगा सिंधु नदियों की वेदी और विजयार्थ वन में एंटर करेंगे। 72 युगल माने जोड़े। और उस समय देव और विद्याधर दयार्द होकर, देवता को और विद्याधर को दया आएगी और मनुष्य और तिर्यंच में से जो संख्या जीव राशि को उन प्रदेशों में ले जाकर वो रख देते हैं। उस समय क्या होगा? गंभीर गर्जना से सहित मेघ तुहिन और क्षार जल तथा विष जल में से प्रत्येक 7 दिन तक बरसता रहेगा। 7 दिन तक लगातार इन सबकी बारिश होती रहेगी। और उसके अलावा वे मेघों के समूह धूम धूलि वज्र एवं जलती हुई दुष्प्रेक्ष ज्वाला अग्नि, इन सबको 7 दिन तक ऐसे कभी बारिश होगी, कभी अग्नि की बारिश होगी, कभी धूल उड़ेगी, धूम उड़ेगी, ये सब चलता रहेगा। और भरत क्षेत्र के भीतर आर्यखंड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्कंध रूप को छोड़कर मध्य लोकांत तक पहुंच जाती है। और उस समय आर्यखंड शेष भूमियों के समान दर्पण तल की सदृश कांति से स्थित तथा धूलि और कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाएगा। यह प्रलय काल सटकाल परिवर्तन कहाँ कहाँ होगा, ये जानना है आपको। यह प्रलय काल सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ही होता है। सटकाल परिवर्तन भी उसी आर्यखंड में होता है। आपको बताया था भरत और ऐरावत में 6 खंड है, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। और उत्तर की दिशा की तरफ 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड ऐरावत में। 5 मलेच्छ खंड तथा विजयात पर्वत पर नहीं होगा। मलेच्छ खंडों और विजयात पर्वत पर हमेशा दुस्मा सुषमा काल होता है। दुस्मा दुस्मा नहीं होता। इसी काल की हानि कम ज्यादा, हानि वृद्धि चलती रहती है। और यहाँ पे काल का परिवर्तन नहीं होता। मलेच्छ काल में दुस्मा सुषमा काल कम ज्यादा चलते रहता है, काल का परिवर्तन नहीं होता। प्रलय काल तो आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गई, तूफान आ गया, अग्नि आ गई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होगा। उत्सर्पणी काल के प्रारंभ में 7 दिन तक पुष्कर मेघ सुखोत्पादक जल को बरसाते हैं।
जिससे वह जागने के लिए जली हुई संपूर्ण पृथ्वी शीतल ठंडी हो जाती है। कितनी आग लगी थी, सब जला था, सब ठंडा हो जाता है। और क्षीर मेघ 7 दिन तक क्षीर जल बरसाते रहते हैं। इस प्रकार क्षीर जल से भरी हुई यह पृथ्वी उत्तम कांति से युक्त हो जाती है। इसके पश्चात अमृत मेघ 7 दिन तक अमृत की वर्षा करते हैं। इस प्रकार अमृत से अभिषिक्त भूमि पर लता गुल्म इत्यादि उगने लगते हैं। रस मेघ 7 दिन तक दिव्य रस की वर्षा करते हैं। इस दिव्य रस से परिपूर्ण सारी वनस्पतियां रस युक्त हो जाती है और विविध रस पूर्ण औषधियों से युक्त पृथ्वी सुस्वाद, पृथ्वी एकदम स्वाद जैसी हो जाती है इतने रस बरसने से। 7 दिन की सुवृष्टि, 7 दिन की बारिश, 7 दिन तक लगातार बारिश होती है और उसके बाद क्या होता है, शीतल जल को ग्रहण कर वे मनुष्य और तिर्यंच गुफाओं के बाहर निकल जाते हैं और उस समय मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित होकर क्या खाएंगे, वृक्षों से फल तोड़ तोड़ के खाते हैं, मूल पत्ते फल इन्हीं सबको खाएंगे और इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। चलिए, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के बारे में जाना। अन्य भूमियों की काल क्या व्यवस्था है ये भी जान लेते हैं। तभ्याम परा भूमियोवस्थिता। तभ्याम मतलब उस भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड से अपरा अन्य भूमिय माने क्षेत्र, अवस्थिता माने घटती बढ़ती रहती है, उनमें काल का परिवर्तन हानि और वृद्धि नहीं होता। पहले भी बताया था। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में 60 काल का परिवर्तन होता है। शेष क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं होता। हेमवन हेमवत हिरण्यवत क्षेत्र में सुषमा दुष्मा काल जगन्य भोग भूमि हमेशा बनी रहती है। कौन सा काल? सुषमा दुष्मा काल। और जगन्य भोगभूमि, भोगभूमि 3 प्रकार की, उत्तम मध्यम जगन्य। हरि और रम्य क्षेत्रों में सुषमा काल रहता है और मध्यम भोगभूमि रहती है हमेशा। और विदेह क्षेत्र के देवकुरु और उत्तर कुरु में सुषमा काल, उत्तम भोग भूमि हमेशा बनी रहती है। इसीलिए लोग सोचते मैं भोग भूमि में जाऊं। तो क्या अभी तक भोग भूमि में जन्म नहीं लिए? बहुत बार ले चुके हैं जन्म और वहां से वापस भी आ चुके हैं। विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल हमेशा चलता रहता है, काल का परिवर्तन नहीं होता। अब देखो साहब, इसके अंदर जब हेमवत ये सब क्षेत्र में आयु कितनी है, एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हेमवत तक हरिवर्षक देव गुरु व कहा। हेमवत हरि तथा देव गुरु के निवासी मनुष्य और तिर्यंचों की आयु क्रम से 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले की होती है। एक द्वि त्रि माने 1 2 3, पल्योपम मतलब 1 2 3 पल्यों की, स्थितियों पल्योपम की स्थिति है। हेमवतक हारिवर्षक देव गुरु कहा मतलब हेमवत हरि और देव गुरु के निवासी मनुष्य और तिर्यंच की 1 2 और 3 पल्ले की आयु होती है। बहुत बड़ी हो गई। अब हिरण्यवत क्षेत्र की आयु कितनी होती है? तथोत्तराहा, उसका मतलब उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्य और तिर्यंच की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्य और तिर्यंच के समान ही होती है। तथोत्तराहा माने वैसी की वैसी ही उत्तर के क्षेत्रों के मनुष्य और तिर्यंच की आयु हेमवत आदि क्षेत्रों के मनुष्य और तिर्यंच के समान होती है। अब आप
वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो ये जानने के लिए आएगा कि विदेही क्षेत्र की आयु कितनी होती है। विदेहिषु संख्ये काला। विदेहिषु मतलब विदेही क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंच की आयु संख्ये काला मतलब संख्यात वर्षों की होती है। विदेह क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में मनुष्य और तिर्यंच की, आप तो बोलिए संख्यात वर्षों की होती है, तो उत्कृष्ट आयु कितने की होती है? एक पूर्व कोटि। और जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त की होती है। जगन्य, अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट एक पूर्व कोटि की। अब पूर्व का प्रमाण क्या है? आप ये तो समझा दिए कि एक पूर्व कोटि की। अब एक पूर्व कितना होता है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। कितना? 84 lakhs वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 lakhs पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। तो आप क्या करना है? 84 lakhs इंटू 84 lakhs। अब आपको ये मैं लिख के दिखाती हूँ तो थोड़ा अच्छे से इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा आपको। ये देखिए, 84 lakhs वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष का, 84 lakhs वर्ष इज इक्वल टू 1 पूर्वांग। ठीक है, 84 lakhs पूर्वांग का एक पूर्व होता है। तो what you have to do here, 84 lakhs into 84 lakhs. So what it will come? 7056000000000000। आप इसे पढ़ो, 70560000000000। इतने वर्ष का एक पर्व होता है। यहाँ के मनुष्यों की अवगाहना 500 धनुष प्रमाण है। 500 धनुष किनके हाइट थी? भगवान आदिनाथ की। विधि क्षेत्र को विधि क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ये भी मन में आता होगा कभी कभी। विगत देह अर्थात देह रहित सिद्ध भगवान को विदेह कहते हैं। विदेह किसे कहते हैं? विगत, विगत देह मीन्स देह रहित। सिद्ध भगवान सिर्फ आकार होता है, उनका देह नहीं होता। जो भी मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करते हो, अरिहंत भगवान की मूर्ति है, क्योंकि उन्होंने कर्म बंधन को नष्ट किया है। देह के होते हुए भी जो शरीर के संस्कार से रहित है, ऐसे अरिहंत भगवान विदेह है। उनके योग से उस क्षेत्र को ही विदेह क्षेत्र कहते हैं। हम लोग 20 तीर्थंकर विद्यमान से 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। किनकी पूजा करते हैं, किनकी आराधना करते हैं? यहाँ रहने वाले मनुष्य कर्मों को नष्ट करके विदेहत्व को प्राप्त होते हैं। और वहाँ क्या विशेषता है? हमेशा चतुर्थ काल चलता रहता है। अभी हमसे कुछ नहीं होता है तो हम लोग कह देते काल का दोष है, पंचम काल है, इसीलिए नहीं होता है। ये विदेह क्षेत्र निषद और नील पर्वत के बीच में होता है। इसके बहुमध्य भाग में सुमेरु पर्वत और देवकुरु तथा उत्तर कुरु होते हैं। और पूर्व के क्षेत्र को पूर्वी विदेह तथा पश्चिम के क्षेत्र को पश्चिम विदेह कहते हैं। सीता सितोदा नदी व वक्षारगिरी विभंगा नदिया में से एक विदेह क्षेत्र के 32 उपविदेह होते हैं। एक एक उपविदेह में एक एक तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण हो सकते हैं। 2.5 द्वीप में 5 विदेह क्षेत्र होते हैं और इस प्रकार 160 तीर्थंकर एक साथ विदेह क्षेत्र में हो सकते हैं। 160
तीर्थंकर एक साथ में हो सकते हैं। 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में हो सकते हैं। इस प्रकार कुल 170 तीर्थंकर एक समय में पृथ्वी पर हो सकते हैं। 5 विदेहों में कम से कम 20 तीर्थंकर अवश्य रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं वित्तमान सिरे 20 तीर्थंकर। क्यों कि 20 तो ऑलवेज रहेंगे ही रहेंगे। 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। ये तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम 160 हो सकते हैं। और 5 भरत 5 अरावत, लेकिन अभी पंचम काल चल रहा है। यहाँ काल का परिवर्तन होता है, वहां काल का परिवर्तन नहीं होता। वहां हमेशा चतुर्थ काल चलता रहता है। विदेह क्षेत्र अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूसा, टिड्डी, सूखा, अपनी सेना, पर की सेना, इन 7 प्रकार की एतियों से घबराइए मत, रहित होता है। ये सब वहां नहीं पाए जाते। रोग मरी आदि से रहित होता है। कुदेव, कुलिंगी और कुमत से रहित होता है। यहाँ केवल तीर्थंकर आदि रिद्धिधारी साधु, सलाह का पुरुष सदा काल रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हमेशा रिद्धिधारी मुनियों की हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ओम रीम अरम नमो जिणानम, ये सब जो करते हैं हम लोग रिद्धिधारी मुनियों की, ये हमेशा विदेह क्षेत्र में रहते हैं। कभी ध्यान लगा के बैठिएगा, चिंतन करिएगा कि हम विदेह क्षेत्र में पहुंच गए, 20 तीर्थंकर विद्यमान है, समोसरण चल रहा है, उपदेश हो रहा है, कितना कितना सुंदर वातावरण लगेगा। द्वादशांग श्रुत सदा चलता रहती है, वहां पे हमेशा चलता रहता है। जैसे कि आप और हम बैठ के अभी द्वादशांग और श्रुत की चर्चा कर रहे हैं, वहां वो हमेशा चलता रहता है। जिनालय, जिन प्रतिमा व मोक्ष मार्ग सदा रहता है। डायरेक्ट टिकट मोक्ष मार्ग की फ्लाइट से जैसे गए और पहुंच गए, उसी तरह वहां जन्मे 8 साल एक समय का बच्चा सक्षम हो जाता है संयम के मार्ग पे चलने के लिए, और वो मोक्ष मार्ग को जा सकता है। तो विदेश क्षेत्र में जाने की इच्छा करने लगी सबकी कि विद्यमान भी तीर्थंकर के दर्शन करेंगे, हम भी मोक्ष जाएंगे, हम भी संयमी होंगे, हम भी व्रती होंगे। तो पहले यहाँ तो कर लीजिए, फिर वहां जाइएगा। और भरत क्षेत्र का क्या विस्तार है? भरतस्य विस्कंभो जम्मू दीपस्य नवति सत भागः। भरतस्य विस्कंभ मतलब भरत क्षेत्र का विस्तार, जम्मू दीपस्य मतलब जम्मू द्वीप का, नवतिसय भाग मतलब 190वां भाग है। जम्मू द्वीप जो इतना बड़ा थाली का आकार का जम्मू द्वीप हमने देखा, उस जम्मू द्वीप का 190वां भाग है भरत भरत क्षेत्र। तो छोटा सा है, सोचिए। पहले भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन कहा था, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कथन करने की शैली हमारी अलग अलग है। जम्मू द्वीप का विस्तार कितना है, पहले ये आप बताइए। आपने तो सुना था, अब बताइए कि कितने का विस्तार है। जम्मू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन। कितना? 1 lakhs। लिख के बताऊं आपको? 1,00,000 लिख के बताने से थोड़ा थोड़ा माइंड में रहता है। जम्मू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन, योवनी योजन। अब इसमें 190 का हम भाग दे दे, एक 1,00,000 योजन में से 190 का भाग दे दे, तो हमारे पास क्या लब्ध आएंगे? हमारा फिगर 526 सही 6/19 योजन। यही हमारे भरत क्षेत्र का विस्तार है। और धातकी खंड द्वीप की रचना क्या है, ये हम आपको कल बताएंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।